हेलो 12th क्लास। आगे शुरू करते हैं बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। रीड करने के लिए मैंने दिया था तुम्हें ओम्स लॉ। होपफुली रीड कर लिया होगा, क्योंकि थोड़ा सा हमने ओम्स लॉ के बारे में 10th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ओम्स लॉ होता क्या है? सीधी सी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये पढ़ा है। इसका मीनिंग हमें समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। और I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसका मीनिंग हमें कंफर्म करना है, क्या मीनिंग होता है इसका। ठीक है, तो स्टेटमेंट देते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं। ओम्स लॉ स्टेट दैट ओम्स लॉ state that current flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference applied across the ends of a circuit, या potential difference applied across the conductor भी आप ले सकते हो। potential difference applied across the ends of circuit। ठीक है, ये तो हो गया। ये क्या बताता है? किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस आप देते हो। और कल मैंने कहा था तुम्हें कि पोटेंशियल डिफरेंस को रिवाइज करना है, इसीलिए बताया था कि तुम्हें पता हो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो किसी सर्किट को जो हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, करंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है। कब पोटेंशियल डिफरेंस होता है? ऑल फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा ध्यान रखना है, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब ये फिजिकल कंडीशंस होते कौन सी हैं? कौन कौन से फिजिकल कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए? बेसिकली जो मेन है दैट इज़ टेम्परेचर है, वो हमेशा कंडक्टर का सर्किट का कांस्टेंट रहना चाहिए। क्लियर है? अब हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है या नहीं रहता है, या टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कैसा होगा? जब भी हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्चुअल में ये कंडीशन हमें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये हम पूरी की पूरी अचीव नहीं कर पाते हैं। टेम्परेचर को हम किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। रीज़न तुमने देखा है, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, सपोज करो ये कंडक्टर है, करंट फ्लो कर रहा है आई, कुछ टाइम के बाद हीट जनरेट करना शुरू कर देता है। हीट जनरेट करने का मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया? राइज हो गया, बढ़ गया। तो टेम्परेचर चेंज होते ये कंडीशन आपको एग्जैक्टली नहीं मिलती है। तो जब ये ग्राफ बनाओगे तो आपको सेम एज इट इज़ ग्राफ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग होता क्या है? जो करंट है सर्किट का वो कैसे डिपेंड करता है पोटेंशियल पे, वो आपको बताना है। मान लो आपने सर्किट में इनिशियली एक 0.5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है, सेल लगा दिया, 0.5 वोल्ट का सेल लगाया। और आपने जब 0.5 वोल्ट का सेल लगाया तो सर्किट में आपके पास जो करंट की वैल्यू थी I इज़ इक्वल टू 0.1 एम्पियर। ठीक है, ऐसा आप प्रैक्टिकली करोगे। जब आपने 0.5 वोल्ट का सेल लगाया तो आपको सर्किट में सपोज करो करंट मिला 0.1 एम्पियर। आपने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में 1.5 वोल्ट का सेल और लगा दिया। देन आपने सेकंड करंट की वैल्यू मेजर करी, I1 आपको ये मिल रहा था। सेकंड केस में आपको I2 मिला, ये भी आपके पास कितना है? 0.5 वोल्ट है। आपका करंट है वो बढ़ गया, हो सकता है आपको इतना करंट मिले।
क्लियर है। इसी तरह से कॉन्टिन्यूसली जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे तो आपका जो करंट है आई की वैल्यू वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती चली जाएगी। ऐसा प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व करोगे। इसका मतलब जैसे जैसे आप सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो वैसे वैसे करंट बढ़ता चला जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है, हमने ईएमएफ पढ़ा था पीछे, ठीक है। ईएमएफ क्या था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो करंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोटिवेट करती है फ्लो होने के लिए। क्लियर है। तो वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। जब सर्किट क्लोज सर्किट हो जाता है, जब सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो आपका ईएमएफ है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो वो फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोटिवेट करता है फ्लो होने के लिए। तो जब 0.5 वोल्ट आपने लगाया तो आपने कम फोर्स लगाया, तो हो सकता है आपके सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हों। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव किए उतना करंट आपको मिल गया। आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ा दिया, तो पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए। इसी तरह से आप फोर्स बढ़ाते गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्वांटिटी है वो बढ़ती चली गई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होने की, तो करंट आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे सर्किट में वैसे वैसे करंट की वैल्यू आपकी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। और आप कह सकते हो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। उसके बाद हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, V इज़ इक्वल टू RI। R इज़ नॉन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वेल नोन कांस्टेंट है, बहुत पढ़ा है 10th क्लास में। इसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। किसका नाम देते हैं, रेजिस्टेंस का। क्लियर है। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस तो है R, लेकिन काम क्या है, यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये है तुम्हारे पास R इज इक्वल टू V अपॉन I। क्लियर है। आप ये कह सकते हो व्हेन V इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट होगा उस टाइम पे R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। रेजिस्टेंस है वो करंट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिस सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा। तो एक तरह से रेजिस्टेंस है वो किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो क्या करती है, टू ऑब्स्ट्रक्ट करती है द फ्लो ऑफ करंट को। किसको, फ्लो ऑफ करंट को, या सिंपली वो प्रॉपर्टी जो अपोज करती है किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो का। हमें ये पता है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू सर्किट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, ध्यान रखना है। अब ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो ग्राफ क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में VI के बीच में हम ग्राफ बनाना चाहें तो क्या ग्राफ बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा। ऑब्वियस है, हमें पता है क्या है, VI ये हमारे पास आया है, राइट, एंड दैट इज नॉन एज द स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ठीक है। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि इस VI ग्राफ का जो स्लोप बना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, ये वाला एंगल कितना होगा, दैट इज़ 45 डिग्री। टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये वाला ग्राफ कितना, ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो VI ग्राफ का स्लोप है वो हमें क्या देगा, अगर आपको V भी दे रखा हो I भी दे रखा हो और आपको स्लोप फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे निकालोगे, आपने ये निकाला है फॉर्मूला RI, R इज इक्वल टू V अपॉन I, V अपॉन I इज इक्वल टू R, दैट इज स्लोप ऑफ VI ग्राफ। क्या है ये, VI ग्राफ का स्लोप है। अगर आपने V अपॉन I निकाला है तो आपको क्या मिल गया, VI ग्राफ का स्लोप मिल गया। तो स्लोप आपको क्या देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, ठीक है। क्लियर है। अब अगर हमने करंट पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी है, वहाँ से हमें ओम्स लॉ को डिड्यूस करना हो, हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, V और I के अलावा R किन फैक्टर्स पे डिपेंड करना है वो एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
हमें ये पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है। वी नो दैट वी डी हमने कितने निकाली थी, वैल्यू पता है वी डी की कितने निकाली थी, ई बाय एम इंटू टो। ये हमारे पास वी डी की वैल्यू फाइंड आउट हमने करी थी। क्लियर है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू, एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये पोटेंशियल जो हमने सर्किट को दिया, कंडक्टर को दिया, एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो ई इज इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये वी की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, तो वी डी कितना आ जाएगा, वी डी इज इक्वल टू ई वी बाय एम एल इंटू में टू। क्लियर है। सिंपली क्या किया है, वी की ई की वैल्यू उठा के पुट कर दिया, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसके बाद पीछे वाले में हमने रिलेशन निकाला था करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आया था, इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत बार पेपर में आता है 2 नंबर में। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन आया था, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। क्लियर है। वी डी की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे, यहाँ से उठा के हम वी डी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए, वी डी कितना है, ई वी बाय एम एल इंटू में टू। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टू बाय एम एल इंटू में वी। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है। एन इज इन नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ कंडक्टर, टू रिलैक्सेशन टाइम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ऑल एंड ऑल फैक्टर्स आर कांस्टेंट। सारे के सारे फैक्टर क्या है, ये कांस्टेंट फैक्टर है। क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम एन ई स्क्वायर ए टू बाय एम एल को एक कांस्टेंट पुट कर दें और नाम दे दें आर। तो यहाँ से आर की एक और वैल्यू हमें मिल गई, आर इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टू बाय एम एल। क्लियर है। यहाँ पे पुट कर दें आई इज इक्वल टू आर इंटू में वी। क्लियर है। आई इज इक्वल टू आर इंटू में वी। सॉरी, इसको एक बार रहने दो। ये आया है आई इज इक्वल टू, एक सेकेंड, इसको एक बार छोड़ देना बेटा, थोड़ा सा दोबारा देखो एक बार। ये आ गया तुम्हारे पास आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टू बाय एम एल इंटू में वी। ठीक है। ओम्स लॉ क्या था तुम्हारे पास, वी इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है। वी इज इक्वल टू आई आर, ये तुम्हारे पास वैल्यू थी। इसको इधर ले आओ, आई इंटू में एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू इज इक्वल टू वी। अब ये आ गया, ये वाला कांस्टेंट फैक्टर है। अब इसको पुट कर दोगे तुम आर। ठीक है। तो आर की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू। ये वैल्यू हम थोड़ा सा उल्टा ले गए थे, दोबारा से ध्यान से देखना। वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू बाई एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू। इसको हमने क्या पुट कर दिया, आर। आर की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो यहाँ से आई आर इज इक्वल टू वी और वी इज इक्वल टू आर आई। यही तो था ओम्स लॉ, डिड्यूस करना था हमें विद द हेल्प ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी की वैल्यू कितनी आ गई, आई आर। क्लियर है। तो रेजिस्टेंस की एक वैल्यू और हमने निकाल दी, दैट इज आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टू, दैट इज आर। ठीक है।
और इससे पहले एक वैल्यू हमारे पास R इज इक्वल टू कितनी आई थी, V/I। क्लियर है, ये दो वैल्यूज़ हमने निकाल दी है रेजिस्टेंस की, एक R इज इक्वल टू MN/ANE² टाउ और एक आई है R इज इक्वल टू V/I। क्लियर है। इसके बाद रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करोगे, आर की जो यूनिट है वो हम कहाँ से निकालेंगे, SI यूनिट यहाँ से निकालेंगे। V/I V की क्या होती है, वोल्ट, और I की क्या होती है, एम्पियर। दैट इज वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम नाम देते हैं ओम का, और सिंबल होता है ये। ठीक है, डिफाइन करना रेजिस्टेंस नहीं आता, बहुत बार आता है, व्हाट इज द 1 ओम रेजिस्टेंस, या डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, 1 ओम को डिफाइन करना होता है। कैसे डिफाइन करोगे, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, द रेजिस्टेंस is said to be 1 ohm when 1 ampere current is flowing, when potential difference is applied 1 volt, when potential difference is applied 1 volt। ठीक है, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करो, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर जाए, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर जाए, उस टाइम पे आपका सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 ओम रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है। उसके बाद कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सर्किट में रेजिस्टेंस आता क्यों है, प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आता क्यों है, रेजिस्टेंस आता है जब किसी भी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमने आर की वैल्यू निकाली है ना, R इज इक्वल टू MN/ANE² टाउ। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब आपके सर्किट में ड्रिफ्ट करते हैं, उस टाइम पे ईच एंड एवरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम होती है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, तो स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम होती है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम पहुँचते हैं एंड तक। इसका मतलब करंट है वो आपका ईच एंड एवरी कॉलिजन क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। क्लियर है, आगे समझ। उसके बाद नेक्स्ट है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हो सकता है रेजिस्टेंस का टॉपिक तुम्हारे सिलेबस से कट जाए, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ एक बार किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मोटा मोटा अगर नहीं कटा तो इसको दोबारा से डिटेल में करेंगे। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है, फर्स्ट लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्लियर है। सेकेंड एरिया पे, एरिया ऑफ कंडक्टर, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से हटाते हैं तो एक साइन रखते हैं रो, इसको हम बोलते हैं रो L/A, एंड दैट इज नॉन एज रेजिस्टिविटी। नाम क्या बोलेंगे इसको, रेजिस्टिविटी, या इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसी से हम निकालते हैं कि किस किस पे डिपेंड करता है, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। रेजिस्टिविटी ही डिसाइड करती है नेचर ऑफ मटेरियल को। क्लियर है। अब इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, ये रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस के इक्वल होती है कब, व्हेन L इज 1 मीटर, A is equal to 1 meter square, then R is equal to rho 1/1। यूनिट्स को अगर छोड़ दें तो R is equal to rho। ठीक है,
अब इसके यूनिट्स क्या होती हैं, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इसकी क्या होती है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। क्लियर है। तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे। इसके अलावा यहाँ से ध्यान से देखो, लेंथ का हम निकाल चुके हैं, एरिया का निकाल चुके हैं। एन पे डिपेंड करता है एंड रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, एन एल पे कैसे डिपेंड, एन पे कैसे डिपेंड करता है और रिलैक्सेशन टाइम पे कैसे डिपेंड करता है वो और बता देती हूँ।